वहाँ रिफ्रेश करो पेज को, और एक दो बार करो। हाँ हो गया, हो गया, हो गया। प्ले। हाँ क्या बोला? वही विवेक नाम है उसी का। बात हुआ था? पॉजिटिव था कि नेगेटिव? हो गया। नीचे करो। आज तरीके बच्चा जोड़ कहाँ रहा है? अच्छा सोई नैप करना है। सोई नैप करोगे तब आएगा। अब हो गया हो। हम भी सीख के रखे। तुझे भू ठीक। ये चला लड़का बिग बूस्टर जो तुम मारता है ना टेस्ट। बिग बूस्टर जानता है ना? बिग बूस्टर ऐप का जन्मदाता है ये। इसी ने जन्म दिया है उसको। और ये लड़का का उम्र चला अभी 23 साल के आसपास है। इंटर पास है। इंटर पास है और अभी तक इसने लगभग मतलब हर महीने ये लगभग अभी 70 से 80 हजार रुपया कमा लेता है। और आने वाले समय में मुश्किल से 2-3 महीने के अंदर ये लड़का हर महीने 4 से 5 लाख रुपया कमा लेगा। जब ये पहली बार मेरे पास आया था जब हम अपना कोचिंग स्टार्ट किए थे यूट्यूब पे, तब तो वो स्टूडेंट था, वही इसको लेके आया था, वो मेरे पास पढ़ता था। तो हमारे पास आया था, हम बोले भगाओ इसको, ये चूजा है अभी। फिर हमको लगा कि अच्छा देखते हैं, हो सकता है। वो एक लाइन में बोला उसका भाई ना कि सर ये कंप्यूटरे के साथ सुतवे करता है, मतलब कंप्यूटर नहीं रहेगा तो ये सूत भी नहीं पाएगा। हम बोले ये पागल है, कुछ करेगा। फिर उसको हम जोड़े अपने साथ, और जोड़े तो चला अभी 4-4 दिन तक ब्रश नहीं करता है। एक दिन हम पूछे कितना दिन से ब्रश नहीं किए हो? 4 दिन से। तो हम बोले ब्रश कहाँ है तुम्हारा? बोला गुरुजी मिल नहीं रहा है। मतलब पागलपन समझ रहे हो तुम? रात के 1 बजे भी फोन करो जगले मिलेगा, 3 बजे फोन करो जगले मिलेगा। वो तुम समझो बिग बूस्टर, अभी तुम टेक्स्ट बुक पे भी टेस्ट मारता होगा, बिग बूस्टर पे भी टेस्ट मारता होगा, तुमको सेम फील मिलता होगा। जबकि वो कितना पुराना है, आज से 10 साल 15 साल पुराना है वो। और ये तो नया 1 साल 2 साल का जन्म हुआ है इसका। और तुम समझो चला कि आने वाले समय में मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये कंपनी 100 करोड़ की बिक जाए। 100 करोड़ की ये कंपनी बिक जाए। अभी भी लोग जो है 5 करोड़ दे के खरीदने के लिए तैयार है। कि आप पूरी कंपनी जो है धन एकेडमी में मर्ज कर दीजिए, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तो पागलपन ना होना चाहिए। अकेले बैठल रहता है भर दिन कंप्यूटर पे, भर दिन, और सारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब पहले तुम बिग बुस्टर, अभी बच्चा लोग तुम लोग बिग बुस्टर पे टेस्ट मारते हो, कैसा फील होता है? एकदम गुड फीलिंग होगा तुमको। जो बच्चे मार रहे होंगे उनको पता चल रहा हो। और भर दिन चला इसी पर ही काम कर ले रहता है। यही समझ लो कि पागलपन हो तो कुछ भी कर सकते हैं। इसको इसको खुद नहीं आता था। सबसे बड़ा बात, एक दिन मेरे पास आया तो अभी भी चला इंडिया में 3 से 4 ही टेस्ट प्लेटफॉर्म है। टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेडअप हो गया, यही सब ना 3-4 गो है टेस्ट प्लेटफॉर्म, यही 3-4 थे। तो मेरे पास एक दिन आया, हम इसको बोले कि आयुष क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक नया टेस्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दें? बोला सर आता तो हमको भी नहीं है, देखते हैं। इस सीख सीख के सीख सीख के सीख सीख के अभी ऐसा ऐप बना दिया कि चला उस लेवल का ऐप जिसके पास नॉलेज है वो भी नहीं बना पा रहा है। नए नए जो जितना भी पीपीटी सर लोग अभी पढ़ा रहे हैं, जिस जहां मेरी कंपनी में मेरा एजुकेशनल कॉस्ट होता था टाइपिस्ट प्रूफ रीडर मिला के 1 लाख रुपए पर मंथ कोचिंग का,
अब वो कॉस्ट हो गया है 4,000 रुपये पर महीना। कितना कम कर दिया? 96,000। अब पहले हमको अगर 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेना होता था तो उसके लिए चला 4 लोग पूरा सप्ताह काम करते थे, एगो टाइपिस्ट। अब चला अगर टेस्ट लेना होता है तो 5 मिनट में ले सकते हैं एक के क्वेश्चन। बहुत सारा बात है जो तुमको नहीं समझ में आएगा। एक लाइन में कहने का मतलब है, अगर आप चाहें तो किसी भी उम्र की चाहत किसी उम्र की मोहताज नहीं है, कभी भी कुछ भी किया जाए। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? इधर पगलपंथी होना चाहिए, हवस होना चाहिए। तुम चला क्रिकेट खेलता है विराट कोहली, उसको तुम बोलो कि तुम मोबाइल देखो और क्रिकेट मत खेलो, जैसे वो अभी देख रहा था, वो खेल लेगा मोबाइल? उसको तुम ही बोलो प्रैक्टिस करने जा रहा है, उसका कल मैच है या आगे उसको वर्ल्ड कप खेलना है, उतना लगता है कि मोबाइल पे शॉर्ट्स देखेगा और प्रैक्टिस नहीं करेगा? प्रैक्टिस करके आएगा तब टाइम बचेगा तो मोबाइल पे शॉर्ट्स देख सकता है या बना सकता है। शाहरुख खान कभी शूटिंग छोड़ के मोबाइल पे शॉर्ट्स देखेगा? क्योंकि उसका लत अलग है। उसका लत है हीरो बनना, उसका लत है क्रिकेट खेलना। तो तुम भी अपना लत बदल लो, मोबाइल से अपने आप दूर हो जाओगे। लेकिन लते का गेम है, लत तुम्हारा पढ़ाई वाला लग जाएगा, मोबाइल से तुम अपने आप दूर हो जाओगे। जब तक लत नहीं लगेगा तो मोबाइल से दूर कभी नहीं हो पाओगे। ये दिमाग में एडजस्ट कर लो। इसलिए मेरे दोस्त, लत को क्या करो? बदलो। कभी तुम देखो यहां जो दुकान लगेले हैं लोग, अलग अलग दुकान लगाए हुए हैं, सब्जी दुकान वाला मोबाइल नहीं चला रहा है क्योंकि उसने अपने लत को बदल लिया, अपने टारगेट को बदल लिया, मोबाइल चला रहा है। किसी भी उम्र का सब्जी दुकान वाला ध्यान लगाए हुए है कौन कस्टमर मेरे पास आएगा। उसने अपने लत को बदला, तुम भी अपने लत को बदल लो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। बाकी तो चला तुम्हारे पे डिपेंड करता है। मोबाइल से दूर रहो, ये गंदा गंदा वीडियो देख के काम नहीं चलेगा। ज्यादा दिक्कत है तो ब्याह कर लो। हाँ, ताली बजाता, अरे वाह। कहां तक हुआ था? चला यहां और ऊपर ये यही से होना था। पीपी किट, ये गौर फरमाइएगा। कहते हैं नॉन रिस्पिरेटरी पीपी उपकरण के 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एगो रिस्पिरेटरी, एगो नॉन रिस्पिरेटरी। अब रिस्पिरेटरी वो होता है जहां सांस संबंधी दिक्कतें होगी, जैसे जहां पर रासायनिक केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है वहां पर सांस संबंधी दिक्कत होगी, तो वहां रिस्पिरेटरी पीपीई किट चाहिए। और नॉर्मल जगहों पर नॉन रिस्पिरेटरी पीपीई किट चाहिए, वैसा पीपीई किट जिसको सांस से में बहुत ज्यादा, जैसे चला सांस अगर तुम लेते हो रिस्पिरेटरी मास्क लगा के तो तुमको सांस लेने में दिक्कत भी तो होती है। तुम फील करो कोरोना के टाइम में N95 जो लगेले रहता था, फुल पैक रहता था, बोले मैं नहीं करें। आज चला अभी नॉर्मल मास्क जो सर्जिकल लगाते थे तो नॉर्मल फील करते थे, बिना मास्क के और नॉर्मल फील करते थे। हर जगह मास्क, रिस्पिरेटरी मास्क की जरूरत नहीं है। जहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वहां पर रिस्पिरेटरी मास्क की जरूरत है, जहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे हैं वहां पर रिस्पिरेटरी मास्क की जरूरत नहीं है। तो ये जो गैर स्वास्थ्य न गैर स्वास्थ्य संबंधी यानी नॉन रिस्पिरेटरी, कहता है इसका प्रयोग बॉडी के बाहरी इंजरी, सिर की सुरक्षा, आंख, चेहरा, हाथ, भुजा, पैर, टांग, हाथ, दूसरे बॉडी के भागों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक भी देखो तो नाक से संबंधित कोई रिस्पिरेटरी मास्क है? फिर कहता है चला श्वसन संबंधी, देखो कंप्लीट बंद है कि नहीं है? बोलो ना, ये कहां होगा? रासायनिक उद्योग में। कहते हैं श्वसन रिस्पिरेटरी, इसका प्रयोग श्वसन हवा को दूषित करने की सुरक्षा के लिए किया जाता है, जैसे गैस रिस्पिरेटर, धनात्मक दाब शक्ति रिस्पिरेटर, स्वचालित श्वसन उपकरण, इस सब का उपयोग वहां करेंगे जहां केमिकल रिएक्शन से गैस निकल रहा है। बोलन रे,
फिर कहते हैं चला ये सब रिस्पिरेटरी है, चला ये तुम सर्जिकल मास्क है, ये देखा होगा तुम, N95 भी देखा होगा, बोलन रे, क्लोथ मास्क की दर्जी सब बना के बेच रहा है, N100 भी है, इससे बढ़िया ये है, इससे बढ़िया ये है, ये भी चला R95 भी होता है, सबका अलग अलग यूज है, अलग अलग इंडस्ट्री में जिस टाइप का गैस जहां से निकलता है उस टाइप का वहां उस पर उसका प्रयोग किया जाता है। फिर कहता है मानव शरीर की रक्षा में सहायक साधन निम्न है। पहला हेड प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट ना चाहिए, सुरक्षा हेलमेट। हेयर नेट, हेयर नेट समझते हो? अरे कभी वो रेस्टोरेंट वगैरह में देखे हो ऐसा व्हाइट कलर का लपेटले रहता है, नहीं देखा है? हेयर नेट वही होता है। बम्प कैप, बम्प कैप समझते हो? बम्प कैप होता है पिछवाड़े में लगता है, खिलाड़ी सब यहां पर लेता है गार्ड, देखे हो ना, वैसे ही बम्प कैप लगता है कि पीछे से आपको कभी चोट ना लगे। फिर कहता है श्वसन की सुरक्षा, रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, गैस रिस्पिरेटर, धनात्मक दाब शक्ति रिस्पिरेटर, स्वचालित श्वसन उपकरण आदि का हम लोग उपयोग करते हैं श्वसन संबंधित। फिर कहता है मूल प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड सुने हो? हर जगह आप जाइएगा वर्कशॉप वगैरह में तो फर्स्ट एड बॉक्स टांगल रहता है। ये चला क्या है, कहता है चिकित्सक के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार। ये सब चला प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ विशिष्ट सामग्री एवं दवाई सुरक्षा किट के रूप में वहां पर हर समय उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे इन सामग्रियों एवं दवाओं का प्रयोग करके दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। जैसे बीटाडीन वगैरह रखा जाता है, चला जैसे ही कटेगा फट से रुई लेके जो है क्लोथ लेके उसको जो है चिपका देते हैं तो हम लोग वो एंटीबैक्टीरियल हो जाता है, एंटीसेप्टिक हो जाता है। इस सब का उपयोग करते हैं हम लोग। टिंचर आयोडीन, बर्नॉल, जलने पर क्या लगाते हैं? बर्नॉल। टिंचर आयोडीन एंटीबैक्टीरियल है, डिटॉल एंटीसेप्टिक है, मूर्छा दूर करने की औषधि, पट्टी, रुई, कच्चा प्लास्टर, ग्लास, स्ट्रेचर, कैंची, छोटा चाकू, नेत्र शोधन सामग्री जैसे ड्रॉप वगैरह, मर्क्यूरी क्रीम, टिंचर बेंजीन, दर्दनाशक औषधि, जालीदार कपड़ा, सेफ्टी पिन, लकड़ी की छोटी पट्टिकाएं और ड्रॉपर। ड्रॉपर समझते हो? जगह से आंख में ड्रॉप डालते हैं उसी को ड्रॉपर कहते हैं। ये सब समान होना चाहिए। आपको ये सबको याद करना है, एकदम नहीं याद करना है। आपको क्वेश्चन देगा ना, प्राथमिक उपचार निम्न में से किन से नहीं होगा? इस सब में से 3 को देगा, एक को दे देगा टोपी, जूता, 2 ऑप्शन देगा पट्टी, रुई, ग्लास भी होना चाहिए पानी वानी पिलाने के लिए, दे देगा पट्टी, रुई, डिटॉल, एक दे देगा जूता, एक दे देगा कुर्सी। तो अगर प्राथमिक उपचार नहीं है ना होगा, अगर मार देना आंसर हो जाएगा। तो एक रट्टा नहीं मारना है। ये सब चला प्राथमिक उपचार के साधन है, बैंडेज वगैरह। फर्स्ट एड देते समय कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्या? पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द दुर्घटना स्थल से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाएं, जहां स्वच्छ हवा आती हो वहां ले जाएं। पीड़ित व्यक्ति जहां पर दुर्घटना हुआ है यहां से तुरंत अगर उठा लें, क्योंकि चला ब्लड उलड देखने के बाद उसके हार्ट का बीट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हार्ट का पेशेंट होगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। पीड़ित व्यक्ति को पीड़ा देखकर घबराना नहीं चाहिए। अब पता चला ओकरा दर्द कर रहा है, माए गे माए, तहू रोने लगो वहां, तब पता चला वो मामला हो जाएगा। है देखो कपाड़ पे हाथ लेके बैठल है, ई नहीं करना है, ई करना है, एकरा उठा के ले जाना है। ठीक है। फिर कर रहा है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तथा खून निकल रहा है तो सबसे पहले खून रोकने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद शीघ्र चिकित्सक को बुलाएं या आवश्यकता होने पर खुद पीड़ित को उनके पास ले जाएं। या तो चिकित्सक को बुलाएं या ओकरा लेकर कहां लेके जाएं? डॉक्टर के पास लेकर जाएं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास ज्यादा भीड़ ना होने दें तथा दुर्घटना के बारे में बातें करके समय न गवाएं। ये अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है चला तो वहां पर बहुत भीड़ न होने दें और ई न पूछने लगे कैसे हुआ, ओकरा उठा पुठा के पहले लेकर जाएं। कहते हैं यदि व्यक्ति जल गया हो, यदि व्यक्ति क्या कर गया हो? जल गया हो तो जले व्यक्ति को कंबल से ढक दें और हवा लगने दें कि ना लगने दें? कंबल से जैसे ढकिएगा न चला, ऑक्सीजन के संपर्क से वो हट जाएगा और आग क्या हो जाएगा? बुझ जाए। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया,
इस प्रक्रिया के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को सांस न आने पर विविध कृत्रिम प्रक्रियाओं द्वारा सांस दी जाती है। कृत्रिम श्वास क्रिया निम्न 4 विधियां हैं। एक चला सिल्वेस्टर विधि, सेफर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। ये देखो, ये कृत्रिम श्वास यंत्र है, ये मुंह से मुंह में हवा भरना है। ये चला सेफर्ड और सिल्वेस्टर विधि इसी टाइप का होता है। सबसे बढ़िया विधि ये है। तुमको कहेगा सबसे बढ़िया विधि कौन है जिसमें तुरंत राहत मिलेगी, दैट इज मुंह से मुंह में सांस भरना। ऐसे में चला मरलो व्यक्ति के में जान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। कहते हैं चला, देखो चला हम इसलिए बोलते हैं कि ताकि थोड़ा तुम हंस लो और हम पढ़ा लें, और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब जबरदस्ती हम झूठे थोड़ा गंदा बात सिखा रहे हैं। ये सब हंसी मजाक है, चला ये नॉर्मल फील वाला बात है। अब यो अगर जिंदगी से चल जाते जिंदगी में बचेगा कि तब खाली सिल्वेस्टर विधि जिंदगी ऐसे हंसी मजाक से चलता है। इससे ज्यादा हंसी मजाक तो हम लोगों के घर पे होता है। कभी तुम देखना घर पे देवर भाभी का मजाक, कभी तुम देखना साली और जीजा का मजाक, तो तुमको पता चलेगा, लगेगा कान से खून निकल जाएगा। हम लोग इसलिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलक कर लेते हैं, जो जेन्युइन बात है, क्योंकि साइंस और ट्रेड पढ़ाते हैं। तो जब तक बच्चा हंसेगा नहीं तब तक हम ओकरा पढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मामला बहुत ही ज्यादा टफ है। बहुत सीरियस हो जाएगा ना तो ओकरा लगेगा आज जाए कि छोड़ दे देखते हैं। आज जब नॉर्मल पढ़ाएंगे हम तो उसको लगेगा नहीं आज क्लास जाना है, ना मामला गड़बड़ा जाएगा। कहते हैं मुंह से मुंह में हवा, सिल्वेस्टर विधि या सेफर विधि, इसका अलग अलग प्रकार है। चला कभी ऐसा होता है, ये दोनों में क्या मामला है कि अगर कभी ऐसा होता है कि तुमको पीठ पर छाले पड़ गए, गिरा तुम पीठ के बल, जोर से छाला पड़ गया और सांस रुक गया, तब तुमको ऐसे लेटा के सीना पर ऐसे ऐसे दाबना पड़ेगा या ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, पीठ के बल लेटाना पड़ेगा, नहीं सॉरी छाती के बल लेटाना पड़ेगा। अगर पीठ में छाले पड़े तो छाती के बल लेटाना पड़ेगा, और छाती में छाले पड़े तो पीठ के बल लेटाना पड़ेगा। यही है सेफर और सिल्वेस्टर। नहीं बुझा? अगर पीठ पर किसी को छाला पड़ गया है चला तो पीठे का बल लेटा दोगे, दाबोगे तो मामला गड़बड़ाने जाएगा, आगे माए गे माए। छाती पे छाला पड़ गया, छाती के बल नहीं लेटाएंगे, तब किसके बल लेटाएंगे? पीठ के बल। आप मुंह से मुंह तो देखिए रहा है, कृत्रिम श्वास विधि तो है ही है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लगा देना है। बोलो रे, सिल्वेस्टर और सेफर्ड विधि। सिल्वेस्टर विधि ये है, जब पीठ पे छाले पड़ते हैं ना तो क्या करते हैं चला, पीठ पर जो है पीठ के नीचे वो तकिया दे देते हैं ताकि सीना ऊपर आए, ऊपर आएगा तो फेफड़ा फूलेगा। बोलो रे, और तब जो है चला इसको यहां पर ठेंगुना लेके अपना बैठ जाना है, और तब इसके टांग को जो है चला हाथ को जो है ऊपर नीचे खींचना है। देखो ऐसे, इसका कहां छाला पड़ल है? छाती में, इसीलिए पीठ के बल लेटा दिए हैं। और लेटा के चला अपनो यहां ठेंगुना देकर ऐसे करके ठेंगुनिया मार देना है, और तब इसका हाथ को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करना है, उससे उसके फेफड़े में जान आएगा। उतना नहीं करना, सीधा मुंह से फूक देना है अगर बचाना चाहता है तब। नहीं दुश्मनी रहेगा, मान लो काम कर रहा है अपने में, लगेगा गया तो कहना अच्छा ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। तो चला तुम तो कोर्ट के थ्रू बच जाओगे, लेकिन रियल में उसकी जान इसमें चला 10% चांस है कि बचेगा। वो जो मुंह से फूका फूकी होगा 90% चांस है कि बच जाएगा, क्योंकि चला वो तुरंत ना फेफड़ा में चल जाएगा, उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले हों। कहां छाला है? कहता है इस विधि सिल्वेस्टर सीना, सिल्वेस्टर में छाला कहां? सेफर्ड में पीठ में। बोलो रे, सिल्वेस्टर सीना, सीसी कहां छाला होगा? सीना में। लेटाएंगे कैसे? पीठ के बल। कहते हैं इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है, पीड़ित के पीठ के नीचे तकिया दिया जाता है जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उठे और सिर कहां चल जाए। तत्पश्चात सांस भरने के लिए 2 स्थिति अपनानी चाहिए। एक तो ये स्थिति है, ये है प्रथम स्थिति, यही ना प्रथम स्थिति। द्वितीय स्थिति, प्रथम स्थिति में क्या करना चाहिए चला, पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं,
उसके दोनों हाथों को की आधी मुट्ठी बांध कर हाथों को सीधा फैला दें। देखो ने फैला रहा है। अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर कहां लेकर जाएं? उसके सीने के पास ले जाएं। द्वितीय स्थिति यह है। द्वितीय स्थिति में क्या करना है? प्रथम स्थिति में अपने हाथों से पीड़ित के सीने पर कुछ दबाव डालें। प्रथम स्थिति में पहले क्या करें? उसके सीने पर कुछ दबाव डालें। अब 2-3 सेकंड बाद दबाव हटा लें और पीड़ित व्यक्ति के हाथों को उसके सिर की ओर फैला दें और मुट्ठियों को क्या करें? खोल दें। और उपरोक्त क्रिया कितना देर करना है? प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराएं जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य। सैफर्ड विधि। इस विधि में इसमें क्या होगा? चला सीना में छाला होगा कि पीठ में? पीठ में छाला होगा। सीने के बल लेटाएंगे। कहता यह विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित के पीठ पर छाले हों। यह विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है, लेटल है, और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया। मतलब ऐसे लेटोगे तो ऐसे करना होगा या ऐसे करना होगा। सिर को एक करवट, ऐसे नहीं है ना करोगे, एक करवट सिर को कर दिया जाता है। अब पीड़ित के सीने के नीचे यहां पतला तकिया रख दिया जाता है। अब निम्नलिखित 2 स्थितियों का प्रयोग करके पीड़ित व्यक्ति के शरीर में श्वास भरा जाता है। पहला, प्रथम स्थिति यह है, कहता है पीड़ित के ऊपर ऐसे चढ़ जाना है, घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने दोनों हाथ पीड़ित के पीठ पर ऐसे रखें कि दोनों हाथ सीधे रहें और चारों उंगलियां आपस में मिले रहें तथा अंगूठे समकोण बनाए। ऐसा बोलन रे, तब ऐसे से दबाएं। इस समकोण है ना रे, ऐसे पकड़े दबाएं, लेकिन इस सबसे कुछ होगा ना। द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति क्या है? चला कहता है इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित के पीठ पर भार डालें। देखो ऐसे। अब 2-3 सेकंड बाद दबाव को हटा लें। अपने दोनों हाथों को फिर क्या कर दें? सीधा कर दें, जैसे ही सीधा किए हुए। इस प्रक्रिया में 10 से 12 बार प्रति मिनट तब तक करें जब तक कि उसकी श्वसन प्रक्रिया क्या ना हो जाए? सामान्य। अब मुंह से मुंह में हवा भरना, इसे लैम्बर्ट मेथड भी कहते हैं। कौन मेथड कहते हैं? इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधा हवा भरकर श्वसन क्रिया पूर्ण की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित 2 स्थितियों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम स्थिति, पीड़ित के पीठ के नीचे तकिया लगाकर पीड़ित को पीठ के बल लिटा दें। अब पीड़ित के पीठ के नीचे तकिया लगा दें जिससे कि उसका मुंह थोड़ा सा पीछे की ओर क्या हो जाए? लटक जाए। और तब ओकरा में की करें? फूंक मारें। अब फिर दूसरा है, पीड़ित को के मुंह पर, या एक तो वो विधि हो गया चला कि तकिया लगा के ऐसे करके तब फूंक दें। और दूसरा है चला मुंह अगर भभक रहा हो, पैरिया तैरिया के शिकायत हो, तो कपड़ा रख दें, कपड़ा रख के तब फूकें। कहता है पीड़ित की मुंह अच्छी तरह साफ कर लें। जब तक साफ करेगा तब तक बचेगा, तब ब्रश करने लगेगा। अब उसके खुले मुंह पर महीन कपड़ा रखकर और एक साथ से उसकी नाक बंद करके अपने मुंह से उसके मुंह में बलपूर्वक झटका दें। उसका नाक बंद कर देना, ई बंद कर, मारो जोर से, फू झटका दें। यह ध्यान रखना चाहिए कि हवा बाहर ना आए। मतलब फूक के अब फूकले रहना है और झटका भी देना है फूक का, ताकि हवा बाहर ना आए। तो फेफड़ा होकर क्या होगा? फूलेगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि हवा बाहर ना आए और उसके फेफड़े कुछ फूल जाएं। जैसे फेफड़ा फूलेगा चला, उसका सांस चालू हो जाए। यह क्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराते रहें जब तक कि उसकी श्वसन की क्रिया सामान्य। यह विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है। इस विधि में क्या करना है? कुछ करना है? यह लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं होती। 10 बार फूकोगे उसी में जो है। कृत्रिम श्वास यंत्र, ये चला जल्दी चालू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए तुमको मशीन की जरूरत होगी, नेबुलाइजर की जरूरत होगी। कहता है इस यंत्र में प्रयुक्त रबर की वाल्व में से हवा फिल्टर होकर चैम्बर में आती है। यहां होता है रबर का वाल्व, यहां देख लो, यहां ये इसको चला लगाते हैं मुंह नाक में, इसको यहां इसे दबाते हैं। दबा के झटका में जो है ऑक्सीजन अंदर जाता है। बोलो रे। कहता है इस यंत्र में प्रयुक्त रबर की बल्ब में से
हवा फिल्टर होकर चैम्बर में आती है। इसमें इनलेट और आउटलेट वेल्व लगे होते हैं जो रबर के दबाने या छोड़ने के साथ खुलते और बंद होते हैं। फिर कहता है इसके अंतर्गत हवा पीड़ित के मुंह पर लगे मास्क के माध्यम से पीड़ित के अंदर भेजी जाती है। इसमें रबर का वेल्व 15 से 20 बार प्रति मिनट तक ऑपरेट किया जाता है। ऐसे से जो इसका वेल्व दबाएंगे चला 1 मिनट में कितना बार, यानी 4 सेकंड में एक बार या 3 सेकंड में एक बार इसको दबाना है। धाई नहीं दबा देना है, नहीं तो पता चला सांस छोड़िए नहीं पाएगा, उसी में मर जाएगा। अगर चला इसको तुम पर सेकंड एक बार दबाते हो, ये इतना हवा इधर से पुशअप करेगा कि वो जो सांस छोड़ेगा वो छोड़िए नहीं पाएगा, वैसे मर जाएगा। इसलिए 3 से 3.5 सेकंड में एक बार टक 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 एक बार। अब पता चला कि सांस नहीं आ रहा है, हड़बड़ा गया, इधर से हवा का प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा कि वो कहेगा जाने दो, मामला हो जाएगा गड़बड़। अग्नि, फायर, बताओ आग लगने के लिए 3 चीजों का होना अनिवार्य है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। यानी लकड़ी, आग और ऑक्सीजन, ये 3 चीजों का होना अनिवार्य है। यह क्वेश्चन पूछा है। कहते हैं किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का दहन, जलना होता है। किसी भी पदार्थ के दहन में निम्न 3 कारक उपयुक्त मात्रा में आवश्यक होते हैं। पहला ईंधन, दूसरा ऊष्मा और तीसरा ऑक्सीजन। यही ना होता है रे। अतः आग को बुझाने की प्रक्रिया उपरोक्त दिए गए किसी भी एक कारक को आग बुझाने के यंत्रों द्वारा विलोपन करके आग को फैलाने से क्या किया जा सकता है। मतलब यह है इसमें से किसी एक का विलोपन कर दोगे तो आग बुझ जाएगा। या तो ऊष्मा खत्म कर दो, विलोपित कर दो तो आग बुझ जाएगा, ऑक्सीजन खत्म कर दो आग बुझ जाएगा, ईंधने हटा लो आग बुझ जाएगा। कोई एक हटा लोगे आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। कहता है कार्यशालाओं में आग लगने का कारण क्या क्या हो सकता है। एक तो वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट अथवा अत्यधिक स्पार्किंग, कहीं पर चला स्पार्क वगैरह इस टाइप का होगा तो आग लगेगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, दोनों फेज आपस में सट जाएगा तब आग लगेगा। या नहीं तो ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, जैसे एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ये सब रहेगा चला, एलपीजी वगैरह रहेगा तो कभी वो आग लग सकता है। फिर कहता विस्फोटक पदार्थ की उपस्थिति, विस्फोटक पदार्थ जैसे एक्सप्लोसिव, बारूद वगैरह की उपस्थिति। सर्दियों में हाथ तापने के लिए लकड़ी के टुकड़े तेल में भिंगाकर जूट आदि को जलाना। अब वर्कशॉप में पता चला तुम आग सकैया कर रहा है तो मामला गड़बड़ा सकता है। क्योंकि वहां पर हर वर्कशॉप में जैसे लेद मशीन, ड्रिल मशीन वगैरह जहां रहता है वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर चला केमिकल उद्योग है वहां पर अगर तुम पता चला लकड़ी में जो है केरोसिन लगा के आग ताप रहे हो तो वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस अधिक है। ऊष्मकों में तापमान नियंत्रण की व्यवस्था न होना। ऊष्मक मतलब होता है हीटर। ऊष्मक मतलब क्या, हीटर में ताप नियंत्रण की व्यवस्था ना होना। ताप अनलिमिटेड अगर बढ़ जाएगा तब भी आग लगने की संभावना प्रबल है। फिर कहता है वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, ये जो ग्राइंडिंग वगैरह वेल्डिंग वगैरह होती है चला, इसमें भी तो आग भड़कता है। वेल्डिंग, ग्राइंडिंग आदि की व्यवस्था में ज्वलनशील पदार्थों का निकट होना। अब इसके निकट में एगो सिलेंडर रख दोगे एलपीजी का तो मामला गड़बड़ा सकता है। ज्वलनशील पदार्थों को पृथक एवं शीतलित गोदामों में भंडारण न करना, में भंडारण न करना। इसको जब भी चला ज्वलनशील पदार्थ है जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है, इसको कहां पर रखना चाहिए, गर्म गोदाम में कि ठंडे गोदाम में, ताकि उसमें आग ना लगे। फिर कहता है आग का वर्गीकरण। चला आग का वर्गीकरण ना मेनली 4 प्रकार का होता है, लेकिन 5 प्रकार का हम लोग देखेंगे। आग का वर्गीकरण, आग के प्रकार, एक वो है चला टाइप ए का आग या श्रेणी ए का आग, एक वो है श्रेणी ए का आग, श्रेणी बी का आग, श्रेणी सी का आग, श्रेणी डी का आग, श्रेणी डी का आग, श्रेणी ई का आग, श्रेणी एफ का आग भी होता है। एफ का आग होता है चला सरसों के तेल,
उसके बाद डालडा, रिफाइन, इस सब में जो आग लगता है उस श्रेणी एफ का आग। अब श्रेणी ए में आता है चला जितना ठोस में लगी आग। श्रेणी बी होता है द्रव में लगी आग। श्रेणी सी होता है गैस में लगी आग, ठोस द्रव गैस। श्रेणी डी होता है बिजली से लगी आग। बोलो रे। तो फिलहाल हम लोग इसी तीन को देखेंगे, इसको हटा देते हैं। श्रेणी ए की आग, श्रेणी बी की आग, श्रेणी सी की आग और श्रेणी डी की आग। अब चला ये क्या है, आपको एकदम सिंपल है याद रखना। देखो जैसे ठोस द्रव गैस ए बी सी और श्रेणी डी की आग हो गई बिजली से लगी आग। बोला हो राजा। तो चला याद नहीं रहेगा ठोस द्रव गैस। बताओ लकड़ी ठोस है कि द्रव है? कागज क्या है? ठोस। लकड़ी, कागज, पेपर, प्लास्टिक, इस सब में लगी आग क्या है? ठोस में लगी आग। ये चला बताओ क्या होगा? श्रेणी ए की श्रेणी बी? श्रेणी ए की आग। श्रेणी का हाँ, श्रेणी ए की आग। किसकी आग चला? श्रेणी ए की आग हो गई ठोस से लगी आग। ये चला जब हम पढ़ते थे तो हमको रुक के जाइएगा, आ रहे हैं हम। श्रेणी ए की आग की अगर हम बात करें चला तो ये ठोस में लगी आग है, ये द्रव में लगी आग है, ये गैस में लगी आग है और ये बिजली से लगी आग। ठीक ना? अब चला हमको याद नहीं रहता था, हम जुगाड़ लगाया था, हम देखे बाप रे तक बहुत आसान है। ठोस द्रव गैस ए बी सी और डी हो जाएगा तो हो जाएगा बिजली से लगी आग। ठीक है? अब चला इसमें आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल ले लीजिएगा। आप लोग चला हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चला पढ़ते देखते हैं तो आप कभी कभार चला हम डांट भी देते होंगे, इट में भी पॉसिबल, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज है कि हम नहीं है डांटते होंगे। कोशिश रहता है कि एकदम नहीं ही डांटे, लेकिन चला आप 365 दिन मिलिएगा तो एक आध दो दिन तक माहौल गर्म रहबे करता है। ठीक है ना? अब वह गर्म माहौल में आप पकड़े जाइएगा तब तो फिर गुस्सा निकल जाता है कहीं का, गुस्सा कहीं का निकल गया और तू तो बोलेगा नहीं कुछ तो तोरे पे निकाल देंगे। कुछ लोग हैं जो हमरो बोल सकते हैं। तो अब जैसे पिताजी हैं, चाचा हैं या फिर दादाजी लोग हैं, फालतू का टेंशन, ई जमीन का टेंशन, वो जमीन का टेंशन, आप फोन करके वो माथा का टेंशन हमरा, तो आप उस टाइम कोई पकड़ा गया धौर के सरिया देना है। लेकिन चला 1%, तुम 99% आता होगा तो मेरे यहाँ ना कोई स्टाफ तुम्हारे साथ बदतमीजी कर सकता है और ना ही हम या कोई भी टीचर कर सकता है। किसी भी टीचर में इतनी चला हम खुद नहीं करते हैं और ना ही किसी टीचर को करने की सलाह देते हैं। अब कभी कभार चला इंसान है तो गुस्सा आ भी जाता है, तो मेरे तरफ से चला अगर कभी आपको डांट दिए होंगे तो सॉरी है। ठीक है? मतलब अंदर से, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है चला जी कि आप लोग मेरे यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं और डांटते हैं। मतलब तुम यही समझ लो कि तुम्हारी गलती नहीं होती फिर भी थोड़ा हम डांट देते हैं। बच्चा का गलती चला नहीं होता है, लेकिन कभी कभार तुमको नहीं डांटेंगे तो वो समस्या है। अब चला अगर वो कुछ कर रहा है या गलत कर रहा है तो मेरा काम तो डांटना भी तो है, मेरा काम चला तुमको अच्छे रास्ते पर ले जाना भी तो है, तो इसलिए हम चला डांटते हैं। बाकी चला अंदर से हम बहुत गुलाब आदमी हैं। ठीक ना? हमको अगर लग जाएगा कि तुमको बुरा लग गया तो हम अंदर से सॉरी भी फील करते हैं और तुम कभी मिलोगे तो हम थोड़ा सॉरी बोल देंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है चला कि गुस्सा किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन चला है क्या, हम लोगों का इतना वर्क प्रेशर हाई है कि तुम सोच नहीं सकते हो। यहाँ जितने भी टीचर हैं चला पढ़ाना है उनको और फिर अपने रास्ते चले जाना है, लेकिन हमको चला सुबह से लेके रात तक रहना। पब्लिकेशनों के मालिक हम ही हैं, बिग बूस्टरों के ऑनर हम ही हैं, ऑनलाइन के भी ऑनर हम ही हैं, ऑफलाइन के भी ऑनर हम ही हैं, सबका मालिक एक। अब चला समस्या ही है कि सबको देखना है। अब यहां जाएंगे ना 15 आदमी सैलरी के लिए बैठल होगा, महीना लग गया है, अब सैलरी के लिए बैठल होगा तो उसी में से किसी से पूछ लेंगे। मान लो हमको तो याद रहता नहीं, हम लिखते भी नहीं है। अब किसी से पूछ लेंगे ना तुम्हारी सैलरी कितनी है, हमको पता है कि इसकी सैलरी कितनी है, तो उसकी सैलरी है 3500, कहेगा सर 4000 कर दीजिए ना। सैलरी हम तुमसे पूछे इसका ही मतलब थोड़े कि तुम 500 बढ़ा के बोलो देने के लिए।
तुमको सैलरी पूछो, तुम सैलरी बताओ। बढ़ाना है सैलरी, उसके लिए अलग से बात करो। फिर गुस्सा आ जाता है भयानक। अरे चुट्टा, हम तरह से पूछ रहे हैं तो अपनी सैलरी बताओ ना। हर महीना सैलरी बढ़ता है। किसी का सैलरी चला 18,000 हो गया, पहले 11,000 पे ज्वाइन किया था। अब अगर सैलरी 50,000 नहीं है ना, हो जाएगा, वो IAS ऑफिसर हो गया है। उसी हिसाब से सैलरी होता है। अब पता चला उसका वो आया गुस्सा, वो गुस्सा चढ़ गया नीचे, आ गए तो हर क्लास में। अब तू तनी हिल के भी दिखाओ, तो वहां तो ओकरा कुछ नहीं कहेंगे, चूंकि ओकरा काम करेगा, नहीं करेगा तो काम मेरा बाधित हो जाएगा, अब तोरा पकड़ के सरिया देंगे। तो इसलिए चला कभी कभार ऐसा होता है, बाकी हम अपना गुस्सा अपने पास रखते हैं। कभी भूखे लगल है बहुत जोर से, अब पता चला दोपहर में खाने नहीं खाए हैं, कौन कारण हो गया, जैसे आज सो ही नहीं पाए, 1 घंटा मेरा सोना फिक्स है, अब नहीं सो पाए, माथा चढ़ल था भयानक, अब तुम पकड़ा गया, की होगा फिर उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर उष्मा का प्रवाह होगा, तो थोड़ा तनी गर्म लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी बातों का चला बुरा नहीं मानना, हम हाथ जोड़ के एकदम माफी मांगेंगे अगर किसी को मेरे तरफ से हर्ट हुआ होगा तो, ठीक है। हम अंदर से चला एकदम गुलाब आदमी है, हमको जब बोलेगा हम कह देंगे भैया गलती हो गया माफ कर दो, कोई बड़ा बात नहीं है, तू हमर है हम तोहर हैं। तू चला हमारा विश्वास न करके यहाँ आता है, तो तू मेरा मैं तेरा, तोरा कोई कह देगा कि झा सर के अलावा कहीं पढ़ लो, तू नहीं गया तब ना यहाँ आया है। तो इसलिए चला मेरे तरफ से कोई दिक्कत हो ना, तो अपने मन से हमारा तरफ से सॉरी लगा लेना ओकरा में, ठीक ना। इसलिए अब ये लड़की को डांट दिया हम उस दिन मुफ्त का, अनाधुन भी, और डांटे तो गलती एकरे था, ये तो हम अभियो कह रहे हैं। आज एगो लड़का को डांट दिए एगो बैच में भयानक, बाद में ओकरा ले गए कोपचा में, ओकरा मिठाई खिलाए। अब जबकि गुस्सा दोसर था, गुस्सा ही था कि डेरा गए ना तो आंटी को खाना बना के जाना चाहिए था, आज आंटी अबे नहीं की। अब तुम सोचो 2 बजे हम यहां से डेरा जाते हैं खाना खाने के लिए, डेरा गए, हम खोज रहे हैं खाना कहां है, आंटी को फोन किए, आंटी खाना कहां है, आंटी बोलती है आज तो हम नहीं आए। अब सोचो वहां से हम होटल जाएंगे खाने, हम अकेले रहते हैं, होटल जाएंगे खाने, नहीं जा सकते, होटल चला कैसे जाएंगे खाने, कहां जाएंगे खाने, जोमेटो से ऑर्डर करेंगे तो 40 से 45 मिनट लगेगा, हमको अगला 3 बजे यहां क्लास लेना है। भूखले आए यहां आए हैं, देखो केक बिस्किट मंगवाए हैं और बिस्किट खाए हैं, क्लास लिए। आप नहीं आए तो हमको कम से कम बता दीजिए कि आज हम नहीं आ पाएंगे, हम खाना पहले से ऑर्डर कर देंगे। तो वो सब छोटा मोटा चीज रहता है, बाकी चला जी हमारे तरफ से कोई दिक्कत हो तो सॉरी है हम इसके लिए। इसका एग्जाम्पल, ये लकड़ी हो गया, कागज हो गया, श्रेणी बी में आ गया चला तुम्हारा द्रव हो गया, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन हुआ। गैस का एग्जाम्पल हो गया चला जी LPG, CNG, बोलो हाँ या ना। और बिजली से लगी आग जो है, ये तो हो गया बिजली के तार में लगने वाला आग, बोलो न रे, शॉर्ट सर्किट मान लो। लेकिन चला एगो बात है, सब आग को एक के तरीके से नहीं बुझाया जा सकता है। वो देखो जो लगा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर है, पाउडर टाइप का है। अगर आपको आग बुझाना है तो 3 चीज में से एक चीज को हटा देना है, या तो ईंधन हटा दीजिए, या तो ऑक्सीजन हटा दीजिए, या तो उष्मा हटा दीजिए। अक्सर हम लोग ऑक्सीजन को हटा देते हैं, किसको हटाते हैं। अब चला देखो, इसकी श्रेणी 1 की जो आग है किसी भी चीज से बुझ जाएगा। आग बुझाने का अलग अलग साधन है, जैसे पाउडर टाइप है, एगो कार्बन डाइऑक्साइड टाइप भी है, एगो CTC टाइप भी है, एगो हेलोन टाइप भी है, एगो वेटेड केमिकल भी है ना, अलग अलग है, एगो वाटर स्प्रे भी है। अब वाटर पानी तो हम लोग चला क्या करते हैं, अभी लकड़ी में आग लग जाएगा ना, 1 बाल्टी पानी लेकर फेंक देंगे, तनी पानी ओकरा पे गया, बाकी पानी उन्हें बह गया। तो उसके लिए भी उस टाइप का सिलेंडर आता है, जिसको आप जोर से दबा के आग को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, बहुत आसानी। जैसे उसमें स्प्रे निकलता है ना, वैसे ही इसमें भी स्प्रे निकलता है, बोलो न रे। तो वो स्प्रे से भी आप आग को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते, बोलो न रे। अब चला मामला क्या है, या तो पानी आप डायरेक्ट डाल दीजिए, इसमें पानी से बुझ जाएगा, बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं है। या तो पानी को हाई प्रेशर पर सिलेंडर में स्टोर रखिए, तब तेजी से आप बुझा पाइएगा। मान लीजिए कि लकड़ी में आग लगा, बगल में पेट्रोल है,
तो आप बाल्टी से पानी भरिएगा, ओकरा पे डालिएगा, उससे बढ़िया है कि वो स्प्रेयर लेके फट से मारिए, पट से बुझ जाएगा। बोलो रे। उसके बाद श्रेणी बी है, श्रेणी सी है, और श्रेणी क्या है, डी की आग है। तो अब सबकी आग, अब जैसे पेट्रोल में लगी आग है, एक बाल्टी पानी डाल के देखिए, बुझ जाएगा? नहीं, बाप रे बाप, जुल्म हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, चला हम लोग थे कहीं पर बैठे हुए, स्टोव जो है, स्टोव वाला नहीं आता है, चाय 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 चाय, गांधी मैदान में, हमको लगता है गांधी मैदान का बात है, बहुत पहले। उसका क्या हुआ ना, बेचारे का स्टोव जो है खुल के गिर गया। स्टोव खुल के क्या हुआ, गिर गया, चला आग लग गया। आग लग गया तो उधर से क्या किया, वो ये पानी जो रख ले था, वो चाय बनाने के लिए पानी वगैरह पे फेंक दिया, आग और फैल गया। इसलिए चला कि जो डीजल पेट्रोल केरोसिन है उसका पृष्ठनाव कम होता है। पृष्ठनाव क्या होता है, तो सारा का सारा उस सतह पर आ जाएगा और आग फैला देगा। पेट्रोल आ जाएगा ऊपर, आप पानी चल जाएगा नीचे, मामला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गड़बड़। तो इसलिए कहते हैं डीजल पेट्रोल केरोसिन से लगी आग जो है उसको हम लोग पानी के माध्यम से नहीं बुझा सकते। वैसे ही बिजली से लगी आग है, पानी दोगे तो मामला गड़बड़ाने जाएगा। चला, पानी जैसे दोगे ना, बिजली के से लगी आग में आयन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसका उपाय है कि पहले तो मेन स्विच ऑफ करो। मेन स्विच क्या करो, अब मेन स्विच भी कहां रखना चाहिए, वर्क प्लेस के बगल में, कि 5 मंजिला पे काम चल रहा है पहले मंजिल पे, मेन स्विच एकदम जस्ट बगल में होना चाहिए कि तुरंत ऑफ कर दें। बोलो रे, पहुंच में होना चाहिए, बोले नहीं करेगा। तो चला, कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ, सी में भी आता है, कुछ कुछ किताब में दिया हुआ है। हाँ, हम करेंगे उस पर बात। चला, ये बड़ा बढ़िया बच्चा है। आग का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग को मेनली कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। देखो, ए बी सी डी एफ, ई न एफ। एफ जो होता है, चला, कुकिंग ऑयल और फैट्स, यानी कुकिंग ऑयल हो गया, तेल, डालडा, इस सब में लगी आग। अब चला देखो, जब श्रेणी ए का आग है, जिसमें वुड, पेपर और टेक्सटाइल, यानी कपड़ा, पेपर और लकड़ी, इसमें लगी आग होगी, तो ये चला पानी से भी बुझ जाएगा, फॉर्म से भी। ये 4 पानी, वाटर, फॉर्म, पाउडर, CO2 और वेट केमिकल। वेट केमिकल में चला CTC वगैरह होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये अभी जो वहां लगा हुआ है पाउडर टाइप है, देखो वहां वो पाउडर टाइप है। अब पाउडर टाइप है, देखो इस सब टाइप का आग बुझा देगा, बुझा देगा। ये वो खाली हेकरा नहीं बुझा पाएगा ही, हेकरा नहीं बुझा पाएगा तो यहां कौन खाना बन रहा है, यहां खाना नहीं है ना बन रहा है। अब चला, हम वाटर अगर लाते तो खाली पेपर, लकड़ी, वैसे यहां पर ना चला, इससे भी काम चल जाता। लेकिन अगर हम ये पाउडर टाइप लेके चले आए तो ये सब आग बुझा देगा। बोलन रे, अब देखो, आप बाकी देखो तो एको गो है जो सब आग बुझा दे। इसीलिए हम देखो ई लगाए हैं। जब फायर का चेकिंग चल रहा था, DSP आया था, फायर का DSP अपने से चेक करने के लिए, तो आया था, तो उस सब का काम था पैसा ऐंठना। जे कोचिंग में जाता था सबको डराता था, 10,000, 20,000, 50,000, जकरा जैसे पकड़ा, पता चल गया ये मोटा पार्टी है तो 50,000 आना। तो उसको चला अथॉरिटी है कि आपके कोचिंग का कंपनी का रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल कर सकता है। तो सब डरल था पूरा पटना, फायर वाला आ रहा है, फायर वाला आ रहा है, फायर वाला आ रहा है। तो आया तो हम भी थे, हम बाहर में, हमको मिल गया, वो जा रहा था उधर गली में। हमने, सर इधर आइए ना, हमरो कोचिंग है। हम जा रहे थे खाना खाने, नहीं गए, बुला के लाए, बुला के लाए ना। हम बोले सर हमरो तनी चेक कर लीजिए, देख लीजिए कहां पर गड़बड़ी होगा तो हम फाइन देंगे। बमक गया वो DSP, ठीक ना। उसको हम बताए नहीं कि भाई जिस फायर की आप बात करने आए हम भर दिन पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो हम चला सब जगह लगेले थे। उसका रूल है चला कि अगर 3,000 स्क्वायर फीट है तो कम से कम, अगर बहुत ज्वलनशील पदार्थ नहीं है तो हर 1,000 स्क्वायर फीट में एगो होना चाहिए, ठीक ना। तो हम चला बुलाए उसको, तो बुलाए तो बोला, भमक गया वो, आया, हम बैठा, हम भी चुपचाप स्थिर से बैठ गए। हम बोले चेक कर लीजिए, चेक कर लिया। तो हम अपने से सब लगवाए हुए थे,
सब जगह पाउडर टाइप लगा हुआ। वो आया, जब रिपोर्ट लेके नीचे वो लड़का गया तो वो जो चलवा था वो अपने चलवा था, मेरे घर के जस्ट बगले का था। वो चला फिटर बैच में 2016 में पढ़ा था। तो आया वो चेक करके, तो हमको ऊपर में वो चलवा बताया ना कि सर डीएसपी को माल चाहिए। हम बोले चला हम तो 1 टका नहीं देंगे, तुम चेक करो, अब ओकरो बुलाओ, कहां पर दिक्कत है बताओ, तब तब बात होगा ओकर बाद में। वो आया, चला चेक किया और 1 भी रुपया उसको हम नहीं दिए, मुंह फुला के चल गया। हम बोले उसको कि सर आप अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिएगा तो हम केस कर देंगे आप। ऐसे ही बोले डायरेक्ट। हम बोले ज्यादा से ज्यादा क्या उखाड़ लेगा ये मेरा, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा ये मेरा। भैया वीडियो रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी कैमरा में तू आके बैठा है, आज जहां जहां चेक किया सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगल है। अब वही सबूत लेके कोर्ट में चले जाएंगे, अब मामला कर देंगे गड़बड़, नौकरियन चल जाएगा। काहे पैसा लेगा, अपना स्थिर से टहल के चल दे। एक जगह चला हम वेटेड केमिकल भी लगाए हुए हैं, जहां पर बिजली से लगी आग बुझाना होता है, सॉरी CO2 ये चला, ये भी लगाना जरूरी होता है। CO2 चला, जहां पर इलेक्ट्रिक पैनल है वहां पर तुमको CO2 लगाना है। तो अब तुम नीचे चल जाना, इलेक्ट्रिक पैनल के पास मेरा CO2 लगल है। इलेक्ट्रिक किसका, तो एक्सपायरी तो सबके होता है। एक्सपायरी तुम बहुत ज्यादा माथा का दर्द काहे ले रहा है, हर चीज का एक्सपायरी होता है, हर चीज का एक्सपायरी, लेकिन इस सब का एक्सपायरी बहुत लंबा डेट में होता है। इसलिए चला कि में कुछ है ही नहीं, फॉर्म है, ई वाटर है, ई पाउडर है, CO2 है, वेटेड केमिकल, कुछ भी एक्सपायर होने वाला है नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रिक से लगी आग है चला, वहां पर तुमको CO2 एक्सटिंग्विशर लगाना, इसका दाम भी ज्यादा है। जैसे ये अगर 4500 का है तो 6500 का है। और ये उस जगह पर लगाना है जहां पर बिजली से लगी आग है, ये सबसे ज्यादा कारगर होता है। और इससे भी ज्यादा कारगर होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला, वो इससे भी ज्यादा महंगा है, लेकिन वहां पर यूज किया जाता है जहां पर बहुत महंगा पदार्थ हो। जैसे इलेक्ट्रिक से, यहां तो पंखा है तो 1200 के है, जहां पर चला एक एक इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो 5-5 लाख के है, वहां से बिजली से लगी आग लग जाएगी तो वहां जल्दी बुझाने के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड या उसी को हेलोन प्रकार कहते हैं, हेलोजन युक्त। हेलोजन कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CCl4 ना, इस टाइप का। इतना हेलोनिन हुआ, हेलोजनिन हुआ, तो हेलोन टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। बोलो ना रे। अब चला देखो, तो कहने का मतलब अगर CO2 टाइप का पाउडर टाइप का ले लेंगे तो लगभग सभी आग को बुझा देगा ही, बोले वे नहीं करेगा। अब वेटेड केमिकल ले लेंगे तो ये चला वहां क्या बोलते हैं उसको, घर में जहां पर तुम्हारा किचन में, हम अपने किचन में ये लगाए हुए हैं, ये इसलिए ये एकदम एगो छोटका सा टांगल है इतने बड़का 2.5 लीटर का, कि कभी मान लो आग वाग लग गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चला तुमको यहाँ जरूरत महसूस नहीं होता होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग तो ओपन जगह पे रहते हैं, तुरंते भाग जाएंगे। कभी चला जाना, जैसे ताज होटल में चले जाओ, ताज होटल कभी तुम लोग नहीं ना गया है, हम गए हैं, ठीक ना। बाप रे, चला इतना बढ़िया लगेगा वहां, बताने से लगेगा कि स्वर्गीय में है। मतलब कितना बढ़िया खाना, कितनों कुछ खा लोगे ना तो तबीयत खराब नहीं होगा। हम इस बार गए थे, ताज में रुके, तो हम भी सोचे कि गधा जन्म छोड़ा लेते हैं। हम मान लो कल मरिए जाएंगे तो एगो सपनों रहेगा कि ताज में नहीं रुके। तो ताज अलग अलग जगह पर, जैसे चेन्नई में भी ताज होटल है, तुमको मुंबई में भी ताज होटल है, सब जगह समुद्र के किनारे में है। मतलब ताज से तुम पैदल चल के समुद्र के किनारे में जाओगे 2 मिनट लगेगा। अब तुम समझो वहां पर मछली जो है समुद्र सी फूड निकाल निकाल के देता है, अंधून पैसा लेता है। मतलब 1 प्लेट खाओगे ओकर दाम कितना है, 4200। हम बोले साला जे होगा एगो ट्रेड के पैसा जाएगा। खात लिए चला, लेकिन भोरे जब बिल देना पड़ा ना बड़ा रोए थे हम। बोले आज के बाद गधे जन्म छोड़ा लिए हैं। 23,000 रुपया लिया एक रात का, 12,000 रूम का था। और जबकि हम नॉर्मले वाला लिए थे, हम डिलक्स रूम नहीं लिए थे। बोले साला अकेले हैं, डिलक्स रूम क्या लेना। हम बोले ना, नॉर्मले दो।
हमरा तो मेनली देखना ना है कि सब है। 12,000 टका वो लिया, 12 8 20 यानी 11,000 हम खा गए एक टाइम में। एक टाइम में 11,000 खा गए। एक टाइम का ब्रेकफास्ट फ्री था और एक टाइम, हाँ एक ही टाइम तक खाए राते में। 4200 का खाए थे सी फूड, जिसमें 4 गो झिंगवा मछली था, समझा। लगभग 1400 का था चावल। हम बोले साला एक बोरा चावल हो जाएगा 1400 का चला, इतने चावल था जैसे कह रहे हैं वैसे। उसके अलावे और एक दो चीज था। लास्ट में हम आलू गोभी का भुजिया मंगवाए थे, वो लगभग 700-750 का था। मतलब अनलिमिटेड पैसा। लेकिन चला, जो पूछने वाले लोग थे, जो बगल में खड़े रहते थे, जैसे तुम उसके तरफ देखो, इस सबको हम नीचे स्टाफ को सिखाते हैं कि मुंह छुचुन्नर के जैसा काहे कहले रहते हो। जब कोई एडमिशन लेने आए तो बोले, वो लोग को ऐसा ट्रेनिंग ही दिया जाता है चला कि जब किसी से नजर मिले ना तो इधर देख। वो लोग को ऐसा ट्रेनिंग ही दिया जाता है। हम लोग अपना स्टाफ मुंह छुचुन्नर जैसा लटकेले रहता है, जगरो एडमिशन लेने का वो भाग जाएगा। वो तो चला हम लोग का नाम वाम है तो ले लेता है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चला वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर का रियल में काम है। अगर आग लग जाएगा ना तो कोई निकल नहीं पाएगा, जल के मर जाएगा। हम जहां ताज में रुके थे वहां चला, वो राजीव गांधी पहले जब प्राइम मिनिस्टर थे तब वहां आके रुके थे। उसमें ऐसा सिस्टम है कि वो समझो पूरा क्लोज है, मतलब सुइया तक का आवाज नहीं आएगा, और सब जगह वुडन लकड़ी का काम किया हुआ है और सब जगह पर कारपेट बिछा हुआ है। उसमें जब आग लगेगा न चला तो इतना भयानक आग लगेगा कि लोग जल भून के उसमें मर जाएंगे। कहने का वहां तो चला फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत है, तो वहां पर जो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है तो वो हम लोग पाउडर टाइप का मेनली यूज करते हैं। किचन के पास अगर होगा तो किचन के पास हम लोग वेटेड केमिकल का यूज करते हैं। वेटेड केमिकल मेनली कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह होता है। अब कहने का मतलब मेरी जान ये है कि अलग अलग जगहों पर आग बुझाने के लिए अलग अलग पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कतर श्रेणी ए की आग, देखो लकड़ी की लगी आग, कपड़ा, कागज। इसको वाटर से बुझा सकते हैं कि नहीं? कहते हैं वाटर नॉर्मल बाल्टी से दोगे तो ज्यादा बर्बाद होगा, और ये स्प्रेयर से दोगे तो कम बर्बाद होगा। कहता है इस श्रेणी के अंतर्गत लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली आग आती है। इस प्रकार की आग बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त होती है। श्रेणी बी की आग, इसके अंतर्गत ज्वलनशील द्रव एवं ठोस, मेनली द्रव। द्रव एवं ठोस मतलब यहां कोयला से है चला, ठोस का मतलब यहां किससे है? कोयला से। जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगने वाली आग। बी बोले तो द्रव्यन चला, ए बोले तो ठोस, और सी बोले तो गैस। बहुत बढ़िया। कहता है इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए झाग, सूखा पाउडर, CO2 वाले यंत्र। देखो यहां हम तुमको बोले थे कि भैया श्रेणी बी की आग के लिए क्या क्या यूज करते हैं? झाग यानी फोम, पाउडर, CO2 और वेटेड केमिकल, इस सबका नहीं यूज करते हैं। मिट्टी, तेल, डीजल आदि में लगने वाली आग, इसको बुझाने के लिए हम लोग इस सबका उपयोग करते हैं। जल से यह आग बुझती है क्या? वाटर डालना चाहिए? पेट्रोल से लगी आग में जल डालोगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। कहता श्रेणी सी की आग, इसके अंतर्गत सिलेंडर आदि से भरी LPG में लगने वाली आग आती है। इस आग के कारण विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। सिलेंडर में आग लगता है, विस्फोट होता है ना। कहते हैं इस आग को बुझाने के लिए गैस की सप्लाई बंद कर देना तथा विशेषज्ञों को बुलाएं। इसके श्रेणी के अंतर्गत विद्युत संपर्क से स्पार्किंग रखने पर लगी आग भी आता है। यानी श्रेणी सी में चला, विद्युत संपर्क से लगी आग भी आता है। किसमें? सी में। और डी में तो आता ही आता है। कहते हैं इस पर काबू करने के लिए CO2, सूखे चूर्ण वाले सामक आदि का उपयोग किया जाता है। मेनली CO2 और पाउडर टाइप का उपयोग किया जाता है। श्रेणी डी की आग, ये श्रेणी डी की आग है जो बिजली से लगी आग है। इसके अंतर्गत देखो ये बिजली से लगी आग है। इसके अंतर्गत बिजली के तार, उपकरण एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगने वाली आग होती है, और इसको बुझाने के लिए मेनली हम लोग CTC का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? इसी को हम हेलोन फायर भी कहते हैं।
इसे बुझाने के लिए सूखा पाउडर, हेलोन, हेलोन बोले तो हेलोजन, हेलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, सूखा पाउडर CO2, शुष्क चूर्ण CTC प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। खाली इस पर पानी डालेंगे कि नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। इसके अतिरिक्त शुष्क रेत भी, कभी देखते हो पेट्रोल पेट्रोल पंप पर ही सब लटका हुआ, इससे भी हम लोग चला आग बुझाते हैं। बालू शुष्क होना चाहिए कि भींगा हुआ? शुष्क रेत का भी प्रयोग किया जा सकता है। चला ये लिस्ट लिख लीजिए। आग के प्रकार कितने? 3, मेनली 4। देखो जैसे, एक मिनट, एक्सटिंग्विशर हो गया ये, यहां देख लो पहले। टाइप फायर का प्रकार हो गया ये, यहां हो गया डी, यहां क्या हो गया? डी। ये बुझाने का काम है, किससे कौन आग बुझेगा, इसको कहीं पर लिख लीजिए, वो पन्ना में, किताबें में देखिए ना, लास्ट पन्ना जो है उसमें जगह है, उस पर लिख लीजिए। यहाँ लिखिए ना, चला जी, मेरे पापा मम्मी के ऊपर मत लिखो, इधर लिखो। फोटो नहीं खींचना है।
मेरे गांव के मुखिया जी हैं, एक बार तुम लोग हाई बोल दो। एक बार फिर से बोल दो, मुखिया जी नहीं देखे थे। मुखिया जी हमसे 5 साल 7 साल छोटे हैं। हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो ये बहुत बच्चा था, थर्ड मैन फील्डिंग करता था, लेकिन अभी बेचारा मुखिया बन गया है। हो गया, ए बी सी और डी और एफ लिख लिया ना। तक आग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठोस, मेनली 3, ठोस, द्रव और गैस। आज चौथा हो गया बिजली से लगी आग। सही है ना। अब किस आग को कैसे, पहला श्रेणी ए का आग किससे बुझाएंगे? पानी से। आज श्रेणी बी का आग बुझाएंगे किससे? फोम से भी, पाउडर से भी। आज चला ई श्रेणी ए का आग वाटर से भी बुझेगा, फोम से भी बुझेगा, पाउडर से भी बुझेगा, वेटेड केमिकल से भी बुझेगा। खाली एक से नहीं बुझेगा, CO2 से, क्योंकि तो गैस ना है। चला डालोगे तो भाग जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। ई जो है ई फ्लेम या लिक्विड से लगी आग, इस पे खाली पानी नहीं डालना है, बाकी सब से बुझेगा। बोलो रे। गैस में जो लगेगा आग, इस पे पाउडर डाल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं डालना। उसके बाद है इलेक्ट्रिक से लगी आग, इसमें भी चला पाउडर डालना है, ना तो CO2 ना तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें भी, इसमें चला केवल वेटेड केमिकल का उपयोग करते हैं या कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो आग कितने प्रकार के? 4, ठोस, द्रव, गैस और बिजली से लगे। और जो आग बुझाने का काम करता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। आग 3 चीजों से लगता है, एगो ऊष्मा, एगो ईंधन, एगो ऑक्सीजन। तीनों में से कोई एक हटा लेंगे, आग बंद हो जाए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।